तो जिस देश में कच्चे दूध में नींबू निचोड़कर डायरिया ठीक होने की पूरी व्यवस्था हो और घर में नींबू की शिकंजी बनाकर नमक मिलाकर पिलाने की सबके पास सुविधा हो, उस देश में 50 लाख बच्चे हर साल मर जाएं डायरिया से, ये एक ही बात का प्रमाण है कि हमको हेल्थ फैसिलिटी नहीं, हेल्थ एजुकेशन की बहुत जरूरत है इस देश को। भारत सरकार ने पिछले साल इसी तरह का एक आंकड़ा और दिया, वो और भी दुख देता है कि हमारे भारत देश में 40,000 बच्चे हर साल अंधे हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। अब 40,000 बच्चे अगर हर साल अंधे हो रहे हों विटामिन ए की कमी से, तो इसमें शायद दवा की इतनी जरूरत नहीं जितनी एजुकेशन की जरूरत है। जिस भारत में गाजर पैदा होती हो, जिस भारत में भरपूर दूध पैदा होता हो, जिस भारत में दही हो, जिस भारत में पनीर हो, जिस भारत में मूंगफली हो, वहां के बच्चों को विटामिन ए की कमी हो जाए और वहां के बच्चे अंधे हो जाएं विटामिन ए की कमी से, और वो भी एक दो नहीं 40,000। और इन आंकड़ों में ध्यान यही दीजिएगा कि सरकार के पास जो रिपोर्टेड केस हैं वो ये 40,000 बच्चों के अंधे होने के हैं प्रतिवर्ष के, या 50 लाख बच्चों के डायरिया के मरने के केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड जिनकी दर्ज ही नहीं है कहीं कोई सूचना, वो और भी बड़े हो सकते हैं। तो ये दो आंकड़े पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया कि जब भरपूर गाजर पैदा हो रही है और विटामिन ए की हर चीज इस देश में मिलती है, बहुत सारे देश हैं दुनिया में जहां गाजर नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां मूंगफली नहीं हो सकती, बहुत सारे देश हैं जहां दूध नहीं है क्योंकि जानवर नहीं है, बहुत सारे देश हैं जहां मक्खन नहीं है, दही नहीं है, पनीर नहीं है क्योंकि उनके यहाँ जानवरों की संख्या नहीं है, वहां पर विटामिन ए की कमी से हजारों बच्चे अंधे हो जाएं, तो एक बार को समझ में आता है भारत जैसे देश में जहां प्रचुर भंडार है, सस्ती कीमत पर विटामिन ए उपलब्ध है, वहां अगर हजारों बच्चे 40,000 अंधे हो जाएं तो ये बहुत दुख होता है, धक्का लगता है दिल को। आप इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह की जो समस्याएं हमारे देश में हैं, इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे भारत देश में, तो आप जानते हैं कि इस देश में विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है आंवला, आसानी से उपलब्ध है, 10, 12, 15 रुपए किलो में आसानी से उपलब्ध है। जब सीजन आता है तब आप इसको इकट्ठा करके रख सकते हैं और इसको सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पतंजलि योगपीठ की तरफ से तो आंवले के कई उत्पादन हैं, लेकिन लोग चाहें तो इसको अपने घर में ही तैयार करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। इतना बड़ा स्रोत है विटामिन सी का। अब हमारे पास प्रकृति ने दिया, भगवान ने दिया, विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन B12 की तो भारत में कभी कमी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के लोग जितने तरह की सब्जियां खाते हैं, जितने तरह के फल, मौसमी फल खाते हैं, सवाल ही नहीं उठता कि हमको विटामिन B12 कभी कमी हो जाए। ऐसे हमारे देश में प्रकृति के द्वारा जो बहुत सारे समृद्ध पदार्थ हैं, सस्ते हैं, कीमत में आसानी से उपलब्ध हैं, हर जगह होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंवला भारत में हर जगह आसानी से मिल जाता है, गाजर भारत में हर जगह आसानी से मिल जाती है, टमाटर हर जगह आसानी से मिल जाता है। तो क्यों नहीं हम इनका हमारे मरीजों में, हमारे देश के साधारण नागरिकों में प्रचलन बढ़ाएं, और इस प्रचलन को हमारे देश में जितना ज्यादा आप बढ़ा देंगे, हमारे मरीजों की फालतू दवाओं पर निर्भरता उतनी कम हो जाएगी। कैल्शियम की कमी के आपके पास जितने सारे मरीज आते हैं और आप उनको कैल्शियम के बहुत सारे स्रोत बताते हैं, और आप भारत में बहुत सारी सस्ती सस्ती चीजों से कैल्शियम को उपलब्ध करा सकते हैं। सबसे आसानी से कैल्शियम हमारे यहाँ उपलब्ध है चूने के पत्थर के रूप में, और चूने का पत्थर एक 50 पैसे का बाजार से खरीदो, पानी में डाल के उसको रखो तो इतना चूना बन जाता है कि साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हम बहुत आसानी से अपने कैल्शियम की पूरे परिवार की जरूरत कम कर सकते हैं। आप भारत के लोगों को एक छोटी सी बात कहिए, विनम्रता से मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोगों से कहिए कि कैल्शियम की कमी पूरी करनी है तो सेंडोज की गोलियां ले आते हैं, कैल्शियम सेंडोज की सैकड़ों रुपए की गोलियां आती हैं। बेचारा गरीब आदमी तो सोच के ही परेशान हो जाता है, फिर उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। माताओं को अक्सर गर्भावस्था के समय में कैल्शियम की गोलियां आप सब बताते हैं, तो उनको इतना ही कह दीजिए कि चूना खाओ, और लोगों से कहिए चूना लगाओ मत किसी को, चूना खाओ। चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। ये चूना लगाने की जो आदत आ गई है हम में, अंग्रेजों से सीख सीख कर हमने चूना लगाना सीख लिया सबको। पहले कोई इस देश में किसी को चूना नहीं लगाता था, अंग्रेजों के आने के बाद हमने चूना लगाना सीख लिया। तो लोगों से कहिए चूना लगाओ मत, चूना खाओ। ये चूना खाने के लिए है। हाँ,
बस इतना ही विनम्रता से कहिएगा कि तंबाकू के साथ मत खाओ। उसको खाना है तो दही में डाल के खाओ, उसको खाना है तो दाल में डाल के खाओ, उसको पीना है तो पानी में डाल के पियो। मामूली सी मात्रा जीरे के दाने के बराबर, गेहूं के दाने के बराबर दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सब्जी में, नहीं तो पानी में आसानी से खाया जा सकता है और बहुत बड़ा कैल्शियम का स्रोत है। भगवान ने इतना बड़ा कैल्शियम का स्रोत इस देश को दिया है, शायद ही किसी देश में होगा। वो चूने का पत्थर ही है जिससे हम सीमेंट बना रहे हैं, वो चूने का पत्थर ही है जो 20 तरह के उद्योग में जा रहा है। वो ही चूना हमारे मरीजों के कैल्शियम की पूर्ति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये साधारण सी बातें आम आदमी के दिल दिमाग में बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, लेकिन आप कहेंगे तो ज्यादा अच्छे से। कोई दूसरा कहेगा ना तो कुतर्क करेगा, तुम क्या डॉक्टर हो, तुमको क्या मालूम है। लेकिन जब कोई डॉक्टर उसको कह रहा है तो बहुत गहराई से, एक तो परंपरा से आई हुई है बात, चूना उसके दादाजी खाते थे, दादाजी के दादाजी खाते थे, वो भी खाते थे, देखा है उसने। फिर आपने और जोड़ दिया उसमें कि ये कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है, तो बात तो पक्की बैठ जाएगी उसके मन में। फिर वो अपनी जीवन शैली को इस तरह से बना लेगा कि सैंडोज की गोलियां खा खाकर करोड़ों रुपए एक विदेशी कंपनी को देना, क्योंकि आप जानते हैं सैंडोज जो है विदेशी कंपनी है, उसके करोड़ों रुपए का धंधा सिर्फ ये गोलियों का ही है। और ये धंधा हम भारतवासियों के अनजाने में, गैर जानकारी में हो रहा है। अगर ये जानकारी बढ़ जाए भारतवासियों की तो बहुत बड़ा काम आप सब मिलकर कर पाएंगे। तो मेरा एक ही विनम्र आपसे कहने का प्रयास है वो ये कि आप थोड़ा एजुकेशन, किसी भी पेशेंट को थोड़ी एजुकेशन दीजिए, थोड़ी शिक्षा दीजिए, सामान्य ज्ञान उसको बताते जाइए ताकि वो गंभीर बीमारियों से बचता रहे, अपने परिवार को भी बचाता रहे। बहुत दुख होता है कि भारत में 60 से 70% बीमारियां खराब पानी के कारण है, गंदे पानी के कारण है। अब मरीजों को और हमारे देश के सभी साधारण नागरिकों को ये बताया जा सकता है कि भाई पानी को ठीक करके पियो, उबाल करके पियो, छान करके पियो, इसकी गंदगी से आप इतनी बीमारियों से परेशान हो। डायरिया तो आप जानते हैं कि खराब पानी से ही होता है, हैजा तो आप जानते हैं खराब पानी का ही दुष्परिणाम है। आप तो जानते हैं लीवर की कई सारी बीमारियां बहुत सारे गंदे पानी के कारण, खराब पानी के कारण है। तो ये साधारण सी बातें हमारे मरीजों को ध्यान में आप लाते रहें और उनको थोड़ा एजुकेट करते रहें, शिक्षित करते रहें, तो बहुत बड़ा काम आप सब कर सकते हैं। मैं एक विषय पर और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, और भी गंभीर एक विषय है जो मुझे आपसे कहना है, और वो गंभीर विषय ये है कि हमारे देश की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से एक कानून में संशोधन किया है और उस संशोधन के कारण हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। हमारे देश में एक कानून चलता रहा, इंडियन पेटेंट एक्ट। 1970 में मैं आपसे बता रहा था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा काम किया था। इस देश में एक कानून बनाया था, इंडियन पेटेंट एक्ट। उस कानून में कुछ ऐसी धाराएं रखी गई थी कि जैसे पेटेंट की जो व्यवस्था है, पेटेंट आप जानते हैं कानूनी अधिकार है किसी भी व्यक्ति का या कंपनी का किसी एक दवा के ऊपर, विशेष दवा के ऊपर। तो पेटेंट का कानून श्रीमती गांधी ने 1970 में बनाया। उसमें व्यवस्था ये की गई कि कोई भी दवा कंपनी भारत में अगर पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल करेगी या पेटेंट मांगेगी तो किसी भी दवा को प्रोडक्ट के रूप में पेटेंट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस दवा के प्रोसेस पर पेटेंट दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एक दवा है, XYZ उसका नाम है, उसको बनाने की कोई प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पेटेंट किया जाएगा, ना कि उस दवा को पेटेंट किया जाएगा। ये श्रीमती गांधी ने कानून बनवाया था संसद में। बहुत बहस हुई थी इस कानून पर, लेकिन संसद ने इसको पास किया था। इस कानून में और एक धारा जोड़ी गई थी कि जिस व्यक्ति को या कंपनी को पेटेंट दिया जाएगा वो प्रोसेस का होगा, प्रक्रिया का होगा, और अधिकतम 5 से 7 वर्ष का होगा। 7 वर्ष के बाद वो पेटेंट अपने आप खत्म हो जाएगा और फिर उस प्रक्रिया में किसी को भी बनाने का अधिकार होगा। फिर उसमें एक तीसरी व्यवस्था ये की गई थी कि जिस व्यक्ति ने या कंपनी ने पेटेंट लिया, वो कंपनी अगर पेटेंट लेने के 2 साल के अंदर अपनी दवा का उत्पादन नहीं करेगी तो उसका पेटेंट रद्द कर दिया जाएगा, किसी दूसरे को दे दिया जाएगा। फिर उसमें एक चौथी व्यवस्था थी, वो ये कि जब भी किसी कंपनी या व्यक्ति को पेटेंट मिलेगा किसी भी एक दवा पर, उस दवा को वो बाहर से आयात करके नहीं ला सकेंगे, उसका भारत देश में ही उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं तो पेटेंट उनका खत्म कर दिया जाएगा।
फिर उसमें और एक व्यवस्था की गई थी जो बहुत बढ़िया रही इस देश में, कि भारत में दो तरह की चीजें हैं दुनिया में है, एक होती है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। तो जो डिस्कवरीज हैं उनको कभी पेटेंट नहीं दिया जाएगा और इन्वेंशंस को पेटेंट दिए जाएंगे। तो डिस्कवरीज को पेटेंटेबिलिटी के बाहर रखा गया और इन्वेंशंस जो हैं आविष्कार, उनको ही पेटेंट प्रदान किए जाएंगे। ऐसा करके एक बहुत बढ़िया कानून बना था 1970 में। आपके मन में एक सवाल आएगा कि 1970 में ये कानून बना था, इसके पहले क्या था? 1970 से पहले भारत में अंग्रेजों का बनाया हुआ पेटेंट कानून चल रहा था। अंग्रेजों ने भारत में शासन किया था, राज किया था, तो उन्होंने भारत में एक पेटेंट का कानून बनाया था। सबसे पहले 1856 में बनाया था, उसका नाम था इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1856 में। उस कानून को अंग्रेजों ने 1911 में आकर थोड़ा संशोधित किया था और फिर दोबारा से बनाया था। उस कानून के आधार पर भारत में 1970 तक सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। 1970 में श्रीमती गांधी ने यह कहा कि ये कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ, हमको बदल करना चाहिए था 1947 में ही, लेकिन हम नहीं कर पाए, लिहाजा अब हम इस कानून को बदलेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी इस देश में 1967 में, तो उन्होंने संसद में सबसे पहला ऐलान किया था कि मेरी प्राथमिकता में कुछ ऐसे काम हैं जिनको मैं करना चाहूंगी। उसमें से एक काम है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कुछ कानून को मैं रद्द करना चाहती हूं। उसमें से सबसे पहला कानून इंडियन पेटेंट एक्ट 1911 वाला। तो 1911 के पेटेंट एक्ट को श्रीमती गांधी ने खत्म किया था, क्योंकि 1911 के पेटेंट एक्ट में प्रोडक्ट के पेटेंट की व्यवस्था थी, प्रोसेस के भी पेटेंट की व्यवस्था थी। दूसरा, 1911 के पेटेंट एक्ट में पेटेंट जो होता था वो कम से कम 20 साल के लिए होता था। माने किसी दवा पर किसी कंपनी को पेटेंट अगर मिल गया तो 1970 के पहले वो कंपनी 20 साल तक अकेली दवा बनाती थी उसको और बाजार में बेचती थी। मोनोपोली पूरी तरह से उस कंपनी की होती थी। 20 साल तक दूसरी कोई कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती थी। 1911 के पेटेंट एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर किसी ने भारत में पेटेंट ले लिया, फिर उस दवा को वो भारत में ना बनाए तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, वो दवा को बाहर से भी इंपोर्ट करके ला सकते थे। माने सारे उल्टे प्रावधान थे 1911 के पेटेंट एक्ट में। श्रीमती गांधी ने वो सब रद्द कर दिए और एक भारतीय तरीके का, भारत की जरूरत का पेटेंट कानून बनाया। और इसी पेटेंट कानून के बदौलत भारत देश में दवाओं का और चिकित्सा क्षेत्र का इतना विकास हुआ जो आज हमारी आंखों के सामने है। अब एक गंभीर परिस्थिति आई है देश के सामने। अब वो परिस्थिति आई है कि बाहर के देशों से आने वाली विदेशी कंपनियों ने 1970 का पेटेंट एक्ट बदलवा लिया है और भारत की सरकार ने विदेशी कंपनियों के दबाव में आकर एक नया पेटेंट कानून इस देश में लागू करा दिया है। जो नया पेटेंट कानून इस देश में लागू हुआ है उसमें वो सारे प्रावधान हैं जो अंग्रेजों के जमाने वाले पेटेंट कानून में होते थे। जैसे नया पेटेंट एक्ट आया है उसमें यह है कि किसी भी डिस्कवरी को और किसी भी इन्वेंशन को भारत में पेटेंट दिया जाएगा। दूसरा उसका प्रावधान यह है कि पेटेंट की अवधि 20 साल के लिए होगी। तीसरा प्रावधान यह है कि किसी भी दवा के प्रोडक्ट को भी पेटेंट किया जा सकेगा, प्रोसेस को भी पेटेंट किया जा सकेगा। चौथा प्रावधान यह है कि भारत के बाहर की कोई कंपनी अगर लाइसेंस लेती है भारत में दवा उत्पादन का और उसको किसी दवा पर पेटेंट हासिल है तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी उस दवा का भारत में उत्पादन करे, वो विदेशों से भी आयात करके उस दवा को भारत में ला सकती है और इस देश में बेच सकती है। माने सारे के सारे अंग्रेजों के जमाने वाले कानून के प्रावधान अभी के कानून में आ गए हैं जो इस समय देश में चल रहा है। इसने हमारे देश की व्यवस्था को बदलना शुरू किया है और व्यवस्था को ऐसा बना दिया है कि जो दवाएं पहले बाजार में सस्ती कीमत पर आसानी से उपलब्ध थी वो अब इस पेटेंट कानून के बाद विदेशी कंपनियों की मोनोपोली में चली गई हैं वो दवाएं, और कंपनियों ने रातों रात उनके दाम बढ़ा दिए हैं और बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी। मैं आपको उदाहरण देके बताना चाहता हूं, कैंसर का इलाज करने के लिए जो दवाएं भारत के बाजार में उपलब्ध हैं वो थोड़े दिन पहले तक भारतीय पेटेंट कानून से संचालित थी 1970 वाले से। अब सरकार ने वो 1970 वाला कानून बदल दिया। अब वो दवाएं संचालित हैं नए कानून से जो पूरी तरह से अंग्रेजियत वाला है।
इस नए कानून के आते ही जो कैंसर की दवाएं 8, 10, 12 हजार रुपए में उपलब्ध थी, अब उनकी बाजार में